Hello students, good morning. Today we will start our chapter 4 of class plus 2 physics, electric potential. So first of all, let's start with the topic conservative nature of electrostatic forces. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होती हैं? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस। मतलब जब भी कोई चार्ज रेस्ट पे आते हैं उस पर जो फोर्स लग रही है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है वो हमेशा कंजर्व्ड रहती हैं, मतलब वो सेम रहती हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो वो फोर्सेस A force is said to be conservative if work done by the force between 2 points is independent of the path followed between the 2 points. मतलब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? जिनमें जो वर्क डन है, ऑब्वियसली अगर कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे कुछ फोर्स लगा रहा है तो वो कितना वर्क कर रहा है उसी से हम फाइंड आउट करते हैं। तो जो वर्क डन है वो हमेशा क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ऑल द फोर्सेस विच ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ आर कंजर्वेटिव इन नेचर। और याद रखना है कि जो फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है कि जो फोर्सेस हैं वो डिस्टेंस के इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज हो जाती है। मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू बॉडीज़। मतलब टू बॉडीज़ हो सकती हैं, दो चार्जेस हो सकते हैं, उनके बीच में अगर जो फोर्सेस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो अगर जो भी फोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं तो वो हमेशा क्या होती है? कंजर्वेटिव इन नेचर। देयरफॉर ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इसीलिए आपने याद रखना है कि ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, इसीलिए वो क्या है? कंजर्वेटिव इन नेचर। हैंस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेम फॉर ऑल पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। ऑल्सो द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलॉन्ग अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। और जो क्लोज्ड पाथ, अगर कोई भी क्लोज्ड पाथ है लाइक दिस, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी टू ए, अगर कोई भी क्लोज्ड पाथ है तो वहाँ पे हमेशा वर्क डन क्या रहेगा? ज़ीरो। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करेंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है, कोई चार्ज है, हमने उसको किसी पॉइंट पे रखा हुआ है दूर, सपोज यहाँ पे रखा है, अब हमने उसको किसी पॉइंट पे शिफ्ट करना है। अगर ऑब्वियसली अगर इसको यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा है, अगर आपको इसको शिफ्ट करना है पी पॉइंट पे, तो आपको उस पर कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली जो पार्टिकल है वो मूव करेगा। अगर मूव कर रहा है और उसकी जो पोजीशन है वो भी चेंज हो रही है, इट मीन हम उस पर कुछ वर्क कर रहे हैं। तो कोई भी चार्ज अगर हम उस पर कुछ वर्क कर रहे हैं, उसको मूव करवा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट। Since potential difference is defined as a work done per unit positive charge between 2 points, it is a scalar quantity. और ये क्या है? एक scalar quantity है। Consider that a point charge plus q is placed at point O and points A and B are any 2 points in the electric field of the point charge plus q. Let RA and RB be the distance of point A and B from the point charge plus q. Suppose that BA and BB are electric potential at point A and B. अब देखो कोई चार्ज है, उसको हमने प्लस क्यू पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा है ओरिजिन के ऊपर। यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स कंसीडर किए ए एंड बी। बी तक जो डिस्टेंस है वो कितना? आर बी। हमने यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया पी। पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना? आर है। और ए तक का डिस्टेंस कितना है? आर ए। ठीक है। अब देखो अगर हम कोई टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट चार्ज क्या है? क्यू नॉट। अगर उसको हम टूवर्ड्स प्लस क्यू रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इस साइड जा रहा है, तो इट मीन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगा? अवे। पहले ही हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन प्लस क्यू की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? उसकी अवे होती है, और नेगेटिव की क्या होती है? टूवर्ड्स होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, बट फोर्स कहाँ लगा रहे हैं हम? टूवर्ड्स द प्लस क्यू चार्ज। तो इट मीन ये दोनों क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। समझ आई?
यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है, क्योंकि हेयर इज़ प्लस क्यू, फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस साइड को हमने शिफ्ट करना चार्ज को, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, अवे हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यू नॉट। सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज वी बी माइनस वी ए किसके इक्वल होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। दिस इज द फॉर्मूला। तो अभी हमें पता है फ्रॉम द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज इज क्यू नॉट इंटू ई, क्योंकि हमने किया था ना ई किसके इक्वल होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, तो इट मीन एफ किसके इक्वल हो जाएगा, ई इंटू क्यू नॉट। और अभी किया है कि ई वेक्टर जो है किसके इक्वल है, माइनस ऑफ क्यू नॉट इंटू ई। नेक्स्ट सपोज द टेस्ट चार्ज इज मूव थ्रू इनफिनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी क्यू डी एल इज इक्वल टू डी एल वैक्टर, मतलब हम उसको स्मॉल डिस्टेंस पे डिस्प्लेस कर रहे हैं डी एल वैक्टर। तो हमारे पास वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे एफ आएगा, हियर इज एफ नॉट टी। तो हमारे पास एफ़ की वैल्यू ये पुट कर दी और साथ में क्या आ जाएगा, डी एल वैक्टर। अगर वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे कितना एंगल आ जाएगा, कॉस 180। 180 क्यों है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में, अगर तो सेम डायरेक्शन होगी, सेम पॉइंट है तो एंगल 0 डिग्री, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। अगर एक वैल्यू इस साइड है और दूसरी इस साइड है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 180। तो कॉस 180 कितना होता है, -1। वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी क्यू नॉट ई इंटू डी एल। नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, बाय इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखो ई नॉट डी एल को हमने पुट कर दिया माइनस डी आर, यहाँ से फ्रॉम हियर। तो वैल्यूज़ पुट करो, ई की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डी डब्ल्यू में ई की वैल्यू पुट करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट बाय टेकिंग द लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी। ए की वैल्यू कितनी है, आर ए आर बी। अब देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू नॉट कांस्टेंट है, ब्रैकेट इंटीग्रेशन में कितना रह जाएगा, आर स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, आर की पावर -2 डी आर। तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर हमेशा हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। यहाँ पे भी -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। नाउ पुट द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, अभी किया था फाइनल माइनस इनिशियल, बी बी माइनस बी ए। तो कितना आ गया हमारे पास, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, वर्क डन के सेम फार्मूला से ही हमने ड्राइव करने हैं। वर्क डन किसके इक्वल था, पोटेंशियल, और सॉरी पोटेंशियल किसके इक्वल था, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क के यूनिट्स होते हैं जाउल और चार्ज के क्या होते हैं, कूलम। तो हमारे पास कौन से यूनिट्स होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के, जाउल पर कूलम। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।